हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री पे। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, हमने एटॉमिक मॉडल्स की बात की थी। एटॉमिक मॉडल्स में हमने पढ़ लिया था जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। आज हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो स्टूडेंट्स एक एटम के लिए जो हमारे टर्म्स यूज होती हैं। कुछ टर्म्स हैं जो हमें आज पढ़नी है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, सेकेंड हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे जैसे आइसोटॉप्स, फिर हम पढ़ेंगे आइसोबार्स, और जो हमें पढ़ना है वो है आइसोटोन्स, और जो लास्ट आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये इतनी सारी टर्म्स हम आज पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक काम में आती है, और ये ऐसे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इन पे हमें क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन के अंदर, और बड़े बेसिक से बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास हमारी एटॉमिक नंबर के साथ। तो एटॉमिक नंबर है क्या? तो एटॉमिक नंबर के बारे में स्टूडेंट्स मोज़ले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया 1913 में। क्या बताया उन्होंने कि अब तक देखो हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। तो एटॉमिक नंबर किसे कहा गया कि हमारा जो यूनिट चार्ज है न्यूक्लियस पर जो हमारा चार्ज है उसे कहा गया उस एटम के लिए क्या? एटॉमिक नंबर। क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करूं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी हमारे पास द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, positive charge carried by nucleus of an atom is called its atomic number, तो क्या हो गया? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय न्यूक्लियस, कि एक एटम के न्यूक्लियस के द्वारा जितना पॉजिटिव चार्ज कैरी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। यह सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज उस पर कितना है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें हम फॉर हाइड्रोजन में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है 6 ही प्रोटॉन है, तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वे किसी भी एटम में वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक एटम में, न्यूट्रल एटम में, उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक एटम जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे अपने एटॉमिक नंबर की बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसको डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर कितने होते हैं हमारे पास? जितने प्रोटॉन्स हैं, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही किसी एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन
के अंदर कितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं? 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया? 6। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में हमें पता है प्रोटॉन कितने होंगे? 7, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 7। अगर मैं बात करूं नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, क्योंकि इसमें क्या है? प्रोटॉन भी कितने हैं? 10 है। तो इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट आया क्या? एटॉमिक नंबर का। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास कैसे देखा गया? देखो, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या क्या अब तक डिस्कवर कर लिया। हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, ठीक है, और हमने एटॉमिक नंबर का भी टर्म दे दी। अब साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि न्यूट्रॉन का हमें चार्ज पता चल गया, न्यूट्रॉन का मास पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया। अभी तक ये दो ही चीज़ें डिस्कवर हुई थी। लेकिन जब भी कोई साइंटिस्ट एटम का, पूरे एटम का मास कैलकुलेट कर रहा था, अब तक क्या डिस्कवर हुआ था? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यही डिस्कवर हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास टोटल होके किसके बराबर आना चाहिए था? मास ऑफ एटम के बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहां ये दिक्कत आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब मास आप ऐड करते हो तो भी जो हमारे एटम का मास था वो किससे था? ज़्यादा था। एटॉमिक मास था वो क्या था? ग्रेटर देन था इलेक्ट्रॉन का मास प्लस में प्रोटॉन के मास से। तो इससे ये प्रूव होता जा रहा था कि अभी कुछ और एटम है इसके अंदर, कोई और पार्टिकल है जो इस एटम के अंदर है, जिसका मास क्या होगा? ऐड ऑन होगा इन दोनों के मास में, और फिर क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास बन जाएगा। तो अब यहाँ पे साइंटिस्ट का दिमाग चलने लगा भी भाई अभी कुछ और खोजने वाला हमारे पास बचा है। तब जो हमारे पास डिस्कवरी हुई, तब डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो गया हमारा एटम, दैट मीन्स चार्ज की तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मास की रिक्वायरमेंट है। तो ये अंदाज़ा लग गया था साइंटिस्ट को कि भाई कोई जो पार्टिकल होगा जो अभी इसके अंदर है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होगा, बट उसके अंदर मास कुछ ना कुछ होगा। फिर साइंटिस्ट आए थे एक जेम्स चैडविक। कौन से साइंटिस्ट थे हमारे पास? साइंटिस्ट थे कौन से? जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने क्या बताया हमारे पास? जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर, चैडविक 1932 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? बेरिलियम का एक एटम था, बेरिलियम, ये हमारे पास होता है Be49। इस बेरिलियम के एटम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की। तो अल्फा पार्टिकल्स आपको बताया था मैंने, हीलियम एटम 2He4। तो इन्होंने देखा कि इस जब बेरिलियम के एटम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करते हैं तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। न्यूट्रल जो है वे या रेज की बात, रेडिएशन की बात करूं, न्यूट्रल रेडियस जो है वो एमिट हो रही थी। वो क्या थी? कुछ इस तरीके से थी। वो न्यूट्रल रेडिएशन जो थी 0 and 1, ये जो रेडिएशन थी ये एमिट हो रही थी। तो इन्होंने देखा भाई इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका मास क्या है? इसका मास तो कुछ ना कुछ है, लेकिन ये कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या था? ये न्यूट्रल था। और इसका जब मास देखा गया तो इसका मास आया अप्रोक्सीमेट 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि किसके बराबर था? लगभग हाइड्रोजन के एटम के बराबर था। किसके बराबर था? लगभग हाइड्रोजन के एटम के बराबर था। तो ये बताया गया कि हमारा जो यहाँ से ये जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ जो कि न्यूट्रल था, जिसके अंदर मास था, वो मास किसके बराबर था? हाइड्रोजन एटम के बराबर था। तब ये डिस्कवरी हुई कि भाई ये जो पार्टिकल है ये एटम के अंदर और हो सकता है। और वो प्रूव कब हुआ? जब हमने इसका मास किसी एटम के मास में जोड़ दिया तो हमारे पास जो मास आया, जैसे हाइड्रोजन के अंदर था, हाइड्रोजन में तो अकेला एक प्रोटॉन था। जब ये इसका मास जोड़ा गया किसके अंदर? किसी भी प्रोटॉन के साथ में, तो जो हमारा एटॉमिक मास था वो बिल्कुल क्या कर गया? मैच कर गया। तो हमें पता चल गया ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है यही वो एलिमेंट है, यही वो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और इसके पास कुछ मास है। और इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया, क्योंकि ये न्यूट्रल था, इसका नाम हो गया न्यूट्रॉन। इसका नाम क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? चैडविक ने। तो अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो चुके हैं और हमारा जो एटम का चार्ज था वो भी बैलेंस हो गया और एटम का जो मास था वो भी बैलेंस हो गया। कौन कौन से पार्टिकल डिस्कवर हो गए मेरे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर चार्ज की बात करूं तो चार्ज हमारे पास इस पे कितना होता है? 1.60
इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव के अंदर। प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करूँ 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव के अंदर, और न्यूट्रल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मास की बात करूँ, मास हमने क्या कहा था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की अगर बात करें 1.674 इंटू 10⁻27 kg। और अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो 1.768 इंटू 10⁻27 kg। ये इनका मास होता है। अगर मास के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूट्रॉन सबसे हैवी पार्टिकल है, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। ये इनके मास के अकॉर्डिंग है। मास सबसे हैवी पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है और फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं एटॉमिक मास कि एटॉमिक मास क्या था। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो एटम में जो मास होगा वो जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। तो हमारे पास एटॉमिक मास की अगर बात करूं मैं कि डेफिनेशन की, तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। चलो देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कार्बन की बात की मैंने, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो अब ये 12 है क्या, इसके अंदर 6 ही तो प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का हमारा कॉमन मेथड होता है ये वाला, ये हमारा एक कॉमन मेथड होता है XZA। यहां पे Z क्या होता है हमारा, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये A क्या होता है हमारा, ये होता है एटॉमिक मास, और X क्या होता है, सॉरी, X क्या होता है हमारा, ये होता है एलिमेंट, सिंबल, एलिमेंट का सिंबल। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एटम का। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल्स होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो ये एक एटम का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि एक एटम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हमने लिखा 7N14, तो अब इसमें बताना है हमें क्या क्या है। तो ये 7 है तो क्या है, एटॉमिक नंबर, ये 14 क्या है, एटॉमिक मास। अब आपसे पूछा जाए 7N14 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं 7N14 में। तो हमने आपको बताया था एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसमें, 7। क्योंकि ये एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 7। अब पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 14 हैं। इसमें से प्रोटॉन के नंबर हमें पता है 7, तो न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा कितना, n = 14 - 7 = 7। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना आ गया, 7। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। जैसे ये हमें दे दिया बेरिलियम 49, इसमें हमें सेम चीज निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो
तो प्रोटॉन हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वही क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ गए 4, क्योंकि ये सारा एटम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन हमें पता है क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 9, उसमें से प्रोटॉन कितने हैं 4 प्लस 9 n इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 5 है। तो ये हमारे क्या थे बेसिक टर्म्स थे, क्या क्या, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या एटॉमिक मास क्या होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होगा, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट में इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि मैंने आपको कहा कि एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, कि जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनके नंबर के बराबर क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है। लेकिन ये क्वेश्चन एक माइंड में जरूर आना चाहिए कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो हमने जो एटॉमिक मास कंक्लूड किया है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के अकॉर्डिंग ही क्यों किया है, हमने वहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं काउंट किया, कि यहाँ पे p + n + e क्यों नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ऐड किया। जो क्वेश्चन मन में आना चाहिए कि सर एटम में तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो आपने एटॉमिक मास जो बताया वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर क्यों नहीं बताए, इलेक्ट्रॉन के नंबर क्यों नहीं काउंट किए। तो अगर हम थोड़ा सा इसको समझें, देखो हमने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं काउंट करते एटॉमिक मास में, ये देखो आप कि मैं मास की वापस से बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना होता है 9.1 × 10⁻³ 31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.674 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.678 × 10⁻27 kg। ध्यान दो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का वेट है 10⁻31 kg, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है 10⁻27 kg। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से अप्रोक्सीमेट अगर मैं 10 की पावर ही कंपेयर करूं तो 10 टू दी पावर कितना 4 के करीबन। हालांकि ये एग्जैक्ट इतना होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो 183 टाइम्स हैवी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, इतना। अब सोच के देखो कि कोई पार्टिकल है, वो ये दो पार्टिकल इससे इतने गुना ज़्यादा हैवी हैं, तो चाहे ये इलेक्ट्रॉन आप वेट कीजिए चाहे आप नहीं कीजिए, इलेक्ट्रॉन के जो एटम का जो मास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हाथी को तोल रहे हो, बहुत बड़ा एलिफेंट है हाथी, उसको तोल रहे हो और उस पर एक चींटी आके चढ़ जाए, वो जो हमारा तराजू है बैलेंस है उस पर चींटी आके चढ़ जाए, तो क्या हमारे तराजू पे वेट का कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि चींटी का जो वेट है वो क्या है, नेग्लेजिबल है। अब वो चाहे उस तराजू पे चढ़े चाहे नहीं चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज ये यहाँ पे चींटी है, इनके सामने ये हाथी है, तो इसको चाहे जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो ये क्या है, इनके कंपैरेटिव में नेग्लेजिबल है। इसलिए जनरली हम शो नहीं करते इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चाहे जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए वो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। तो ये हमने बेसिक बात की है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर। अब हम नेक्स्ट हमारी जो टर्म्स हैं उन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टर्म हमें पढ़नी है वो सबसे पहले टर्म है हमारी आइसोटॉप्स। इस टर्म के बारे में बात करें हम, कौन सी, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके क्या हो, एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, डिफर हो जाए। यानी कि एक ही एलिमेंट है उसके अंदर क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट of the same element which have the same atomic number, which have the same atomic number
but same atomic number but different mass number, different mass number are known as isotopes, known as isotopes। तो एक ही क्या होता है एलिमेंट के, क्या होता है एटम्स, जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है बट एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसे हम क्या कहते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम और ये होता है ट्राइटियम। इन तीनों में से ये जो ट्राइटियम होता है रेडियो एक्टिव होता है, ये क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम जो है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर तो तीनों का 1 1 1 है, तीनों है तो हाइड्रोजन के एटम ही, बट एटॉमिक मास देखिए 1 2 3, एटॉमिक मास क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो दीज 3 आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों क्या है आइसोटोप हैं, जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है डिफरेंट होंगे। या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि प्रोटॉन का नंबर क्या है सेम है और न्यूट्रॉन के नंबर में क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो इनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के हैं, अगर हम बात करें कार्बन के, तो कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं जनरली। कार्बन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं C612, C613। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो क्या है सेम है बट एटॉमिक मास क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्या है कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो इस तरीके से आइसोटोप सिंपल क्या हो गया जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास जो है वो क्या है डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो क्या आती है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं ऐसे एटम्स अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के, जिनके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर तो क्या होंगे डिफरेंट होंगे बट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं आइसोबार्स की बात कर रहे हैं। आइसोबार्स क्या है हमारे पास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स which have same atomic mass, but different atomic numbers, known as isobars। यानी कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे डिफरेंट होंगे बट एटॉमिक मास क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे आइसोबार्स कहेंगे। जैसे देखो आइसोबार्स का अगर एग्जांपल हम बात करें तो हमारे पास होता है ऑर्गन 1840 और इसके साथ ऑर्गन के साथ जो आइसोबार होता है वो होता है हमारा पोटेशियम 1940। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गए डिफरेंट हो गए। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब एलिमेंट्स अलग अलग हैं बट क्या है इनका मास सेम है, इनको हम क्या कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं। जैसे C614 होता है और 7N14 होता है। तो यहाँ पे ये क्या है एटॉमिक नंबर तो क्या है डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है सेम है, इनको हम क्या कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट, आइसोबार्स जिनके एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, उनको हम क्या कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है वो आती है आइसोटोन्स। नेक्स्ट टर्म क्या आती है हमारी आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं ऐसे एटम्स जिनमें क्या होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोन्स जिनमें क्या होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स हैविंग
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, कॉल्ड आइसोटोन्स, कॉल्ड आइसोटोन्स। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, आइसोटोन का एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, जैसे C614 और हमारे पास है 7,6, ये है C614 7N15। तो अब न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं हमें पता है, न्यूट्रॉन का नंबर निकलता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास पहले वाले में कितना है 14 माइनस 6, यहाँ पे कितना है 15 माइनस 7, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये क्या है, आपस में आइसोटोन्स हैं। तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए बट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म थी हमारी, अब नेक्स्ट टर्म पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कंपटीशन में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत सिंपल सी बात है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो नेक्स्ट हमारा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो ऐसे स्पीशीज या एटम्स या आयन, स्पीशीज का मतलब एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जिनमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जांपल देखें अगर हम, तो एग्जांपल देखो O-2, F-, Ne, Na+, Mg+2, Al+3। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 8। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास में, 8। अगर ये क्या होता, न्यूट्रल होता, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते, 8 होते, बट ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है, इस पे चार्ज है कितना, -2। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, तो 8 तो तब होते जब ये न्यूट्रल होता, -2 का मतलब इसने 2 गेन किए हैं, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। फ्लोरीन पे आते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, दैट मीन्स प्रोटॉन कितने हैं, 9। अगर ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 9, बट इस पे चार्ज क्या है, -1, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। नियॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 10, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 11, बट इस पे चार्ज कितना है, प्लस का मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, डोनेट करना, दैट मीन्स -1, तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इसी तरीके से सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी की सारी कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स थी जो जिन पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, बोर्ड में भी, और बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस कंसेप्ट आप क्लियर रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।